नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। जयराम रमेश कांग्रेस के एक बेबाक नेता माने जाते हैं। जयराम रमेश के बयानों से अक्सर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। इस बार भी जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में तमाम ऐसी बातें कही हैं जयराम रमेश ने, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही इस वक्त हलचल का माहौल है। बीजेपी के बारे में तमाम बातें जयराम रमेश ने कही हैं, जिसका जिक्र हम एक एक करके आपके सामने करेंगे। हम आपको वो तमाम बयान सुनवाएंगे जिसके बारे में जयराम रमेश के विरोध में अब उतर आई है बीजेपी। अब जयराम रमेश के बारे में ये कह रही है बीजेपी कि जरा अपने लफ्जों में संयम बरतें जयराम रमेश। जयराम रमेश ने आरएसएस पर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और तमाम ऐसी बातें कही हैं जिससे सीधे तौर पर बीजेपी की राजनीति को चोट पहुंचती है। जी हां, और साथ ही जयराम रमेश ने आज राहुल गांधी की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जयराम रमेश ने यह कहा है कि राहुल गांधी दूर की सोच रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य फिलहाल 2014 चुनाव होने चाहिए। जयराम रमेश अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो शौचालय का बयान हो, चाहे वो आज का बयान। हमेशा ही जयराम रमेश के बयानों से बीजेपी पर वार होता है, कांग्रेस भी मुश्किल में फंसती है। अब हम आपको सुनाएंगे एक एक करके कि आखिर इंटरव्यू में जयराम रमेश ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बीजेपी के खेमे में हलचल मच गई है। जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है, जयराम रमेश ने यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती है। चुनौती यह है कि 2014 में उनके पास सिर्फ एक मौका है लोकसभा चुनाव जीतने का, प्रधानमंत्री बनने का। अगर उसमें वो नाकाम हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें मौके नहीं मिलेंगे, वो राजनीति में खत्म हो जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास और भी मौके होंगे 2014 के चुनाव में, अगर वो हार जाते हैं तो भी। सुनिए। इंडिया right now in 2013, I would say, we are going through what Germany went through in 1932. I mean, the classic symptoms. I mean, I'm beginning to read all my old books which I have not read about how the Third Reich came into being, how, fascism overtook parts of Europe. Because look at Mr. Modi's, what are the three principles of his ideology? Political autocracy, social divisiveness and economic liberalism. तो हिटलर से तुलना पहले भी कर चुकी है कांग्रेस नरेंद्र मोदी की। फिर से एक बार ये कहा जा रहा है कि जो हालात जर्मनी में थे वही हालात आज इंडिया में पैदा करने की कोशिश की जा रही है और नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। ये एक विवादास्पद बयान दिया है जयराम रमेश ने और साथ ही ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी को एक ही मौका मिलेगा 2014 में। और भी कई बातें आज जयराम रमेश ने कही हैं। जयराम रमेश ने ये बात कही है कि 2014 का जो चुनाव होने वाला है वो दरअसल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं होने वाला है, बल्कि कांग्रेस वर्सेस आरएसएस होने वाला है। किस तरह से, किन लफ्जों में जयराम रमेश ने ये बातें कही हैं, हम आपको सुनवाते हैं। Almost 4 months ago I have been saying that this 2014 election is not Congress versus BJP, but is actually Congress versus RSS. Because the RSS is the ideological fountainhead for Mr. Modi. And it is the vision of of the RSS that is in conflict with that of the Congress, the ideology of the RSS. And it is the RSS ideology. It is, let's put it this way, it is people who were inspired by the RSS ideology who assassinated Mahatma Gandhi. तो आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने ही महात्मा गांधी की भी हत्या की थी, ये बात भी कह गए जयराम रमेश। इसके अलावा उन्होंने और भी बातें कही हैं, यही नहीं रुके हैं जयराम रमेश। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि कांग्रेस हाथी की तरह है और बीजेपी की तुलना उन्होंने सियार से की है। सुनिए। Party is a giant elephant, giant elephant. It moves slowly. When it moves certainly, but it takes a long time to move. BJP is a jackal, so it can sniff, move here, move there quickly.
But the Congress party is a 125-year-old institution, you know. तो कांग्रेस हाथी की तरह है जो कि धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने रास्ते जा रही है और अपना मकाम भी हासिल करेगी। लेकिन सीआर से तुलना कर दी है जयराम रमेश ने बीजेपी की, और यही वजह रही कि बीजेपी के तमाम नेता इससे चिढ़ गए। और उसके बाद जयराम रमेश के बारे में यह कहा गया कि जरा लफ्जों में संयम बरतें जयराम रमेश। हम बातचीत करेंगे आज जयराम रमेश ने जिस तरीके से इंटरव्यू दिया और तमाम बातें कही। हमारे साथ बीजेपी के नेता डॉक्टर रामसागर सिंह मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शिवराज सिंह। फिलहाल रामसागर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सवाल यही पैदा हो रहा है और आपके लिए ये हक में भी सवाल है जो कि मैं पूछने जा रही हूं। नरेंद्र मोदी के बारे में और राहुल गांधी के बारे में आज कहा है जयराम रमेश ने, और ये बोला है कि नरेंद्र मोदी के सामने बस एक ही मौका है 2014, इसके बाद नरेंद्र मोदी को मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी को कई मौके मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि कहीं ना कहीं शंका सता रही है कांग्रेस पार्टी को कि नरेंद्र मोदी का पलड़ा इस वक्त भारी है राहुल गांधी की अपेक्षा? ये कांग्रेस से पलड़ा अभी भारी है और भारी रहेगा भी। और बीजेपी सत्ता में आने जा रही है, ये इनको पता है जयराम रमेश जी को, और ये इसलिए राहुल जी को सजेशन देना चाह रहे हैं कि आप सत्ता पर ध्यान दो 14 पर, इसलिए कि राहुल गांधी भी हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। उनको पता है कि 14 में हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आने जा रही है, 100 के आसपास पर हम निपटने जा रहे हैं। क्योंकि वो अपने सोर्सेज से भी काफी सर्वे करवाए हैं, उसमें भी उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है और जनता का मॉब भी देख रहे हैं कि किस तरह का मूड है जनता का। तो ये जाकर के जब कहीं भाषण देने के लिए जा रहे हैं तो जनता जैसे जुट रही है, जैसा उसका मूड देख रहे हैं, उसके अनुसार भी इनको लग रहा है कि हमको लंबी पारी का इंतजार करना होगा। तो वो तैयारी ही 14 का नहीं कर रहे हैं, 19 का तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। और शायद इन लोगों को ये पता नहीं है कि अगर एक बार मोदी आना ही है, ये तय हो गया 1914 में, तो फिर ये लंबी पारी खेलेंगे और तब उनकी पारी समाप्त हो जाएगी, कांग्रेसियों की पारी समाप्त हो जाएगी। 125 साल का काया की बात कर रहे हैं, तो काया तो अब जर्जर हो रही है, जर्जर हो चुकी है, अब उसमें कोई दम बचा नहीं है। वो सारे लोग जान रहे हैं कि अब इस काया से कुछ लेना देना नहीं है, इस काया से गंदगी ही देश में फैलेगी, अच्छा चीज नहीं फैल सकता है, अच्छा चीज नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जयराम रमेश जी के बातों को बहुत गंभीरता से लोग लेते भी नहीं हैं। पटना ही गए थे तो पटना में भी इसी तरह का ये दे दिए थे कि बिहार को विशेष दर्जा का नहीं, दर्जी का जरूरत है, और वो दर्जी होगा कांग्रेसी दर्जी। तो इसी तरह का बात कहने का ये आदी हो गए हैं। तो दिग्विजय 1 नंबर पर आते हैं और जयराम रमेश 2 नंबर पर आते हैं। हल्की बातें शौचालय की तुलना दिवाले से की थी, फिर कुछ उसी तरह का बयान नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आया था। तो जाहिर है कि जो बातें जयराम रमेश कर रहे हैं उससे बहुत अलग नरेंद्र मोदी भी नहीं करते हैं। दोनों के बातों में फर्क था, दोनों के बातों में फर्क था। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था वो स्वच्छता अभियान के तहत किया था कि स्वच्छ मन से ही, पहले शौचालय में स्वच्छ मन करके ही फिर मंदिर जाते हैं लोग, उस तरह की बातें थी। ठीक है, बहरहाल जयराम जी उस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। आज आपने बड़े सस्ते में निपटा दिया रामसागर जी, कांग्रेस को कहा कि 100 के आसपास सीटें आएंगी, यानी कि 2 के जो डिजिट हैं उसमें आप निपटा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। हालांकि आपको नहीं लगता कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है इस वक्त मोदी भक्तों का और पूरी बीजेपी का, ऐसा लग रहा है कि बड़े ही हल्के में ले रही है कांग्रेस पार्टी को बीजेपी, बड़े ही हल्के में ले रही है राहुल गांधी को? कहीं ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भारी तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि आज ही आपके ही सहयोगी पार्टी का बयान आया है, शिवसेना ने सामना में लिखा है उद्धव ठाकरे ने कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब राम मंदिर का मुद्दा भूल रहे हैं आप और समान आचार संहिता का मुद्दा भी भूल रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो राजनीति ठीक नहीं चल पाएगी। नहीं, मेरा और शिवसेना का दोनों 2 पार्टी है तो अलग अलग विचार हो सकता है। वो अपने विचार के अनुसार बात कर रहे हैं शिवसेना के लोग, हम अपने विचारों के साथ बात करेंगे और काम करेंगे। ठीक है, उनके अलग विचार हैं, आपके अलग विचार हैं। हालांकि जोर से पकड़ने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जेडीयू का साथ पहले ही छूट चुका है और अब शिवसेना, अकाली दल, ये 2 बचे हैं सहयोगी एनडीए के पास, बीजेपी के पास। और अगर इनका साथ भी छूटने की बारी आती है या फिर विरोध बढ़ते हैं तो ये एनडीए के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
आप मानकर चल रहे हो कि बहुमत आ सकता है नरेंद्र मोदी की वजह से, पोलराइजेशन हो सकता है, लेकिन दरअसल ये बात साफ हो पाएगा 2014 में ही कि कितना पोलराइजेशन होता है और कितनी सीटें बीजेपी को मिल पाती है। आज एक और बात कही है जयराम रमेश ने, राम सागर जी, आज उन्होंने फिर से एक बार, जैसा कि कांग्रेस के नेता पहले भी करते आए हैं, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से की है और कहा है कि वही स्थिति बन गई है इस वक्त भारत में बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो कि हिटलर के वक्त में जर्मनी में थी। आप जरा बताएं हमें कि ये जो आरोप है ये क्यों बार बार लग रहा है आप पर? नहीं, आरोप इसलिए लग रहा है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश के सामने है कि उसकी कमजोरी के सामने ये बहुत मजबूत और बहुत दमदार नेता दिखाई पड़ रहे हैं। लग रहा है कि ये व्यक्ति जो बोलता है वो करता है और वो देश में कर करके दिखा रहा है। तो इन लोगों को लगता है कि शायद अपनी मन मर्जी से ये देश को चलाना चाहेंगे, इसलिए ये हिटलर से तुलना करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टी ऐसी है कि पार्टी से एवं ये नहीं है। ठीक है, यही बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पार्टी से बड़ा क्यों मान लिया गया है नरेंद्र मोदी। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जब वापस लौटेंगे तो जयराम रमेश के तमाम दूसरे बयानों की भी बातचीत करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फिर से एक बार एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, बेचैनी बढ़ गई है और साथ ही कांग्रेस पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम इसी बात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम सागर सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और साथ ही शिवराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। शिवराज सिंह जी, जयराम रमेश ने एक बार फिर से बयान दिया है और उस पर चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। हालांकि वो राहुल गांधी को सीख दे रहे हैं कि आप दूर की ना सोचें और जो फोकस है वो 2014 पर करें, लेकिन उन्होंने खुद ही कह डाला कि राहुल गांधी के पास कई मौके आएंगे लेकिन नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ एक ही मौका है 2014। तो मानकर चला जाए क्या कि कांग्रेस पार्टी को भी आशंका हो गई है अपनी जीत के बारे में? देखिए राम सागर सिंह साहब, अब सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने जो जयराम रमेश जी ने कहा है, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, हमारे युवा नेता हैं। उन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है, युवाओं के पास बहुत सारा समय होता है। और जहां तक मोदी जी की सब बात है, वो मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा है सत्यता की बात है। राहुल गांधी युवाओं के नेता हैं, युवाओं की दिलों की धड़कन है और युवा इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। लेकिन शिवराज सिंह जी, राहुल गांधी युवा नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का भी कोई राजनीतिक करियर खत्म नहीं हो जाएगा अगर 2014 में वो हार भी जाते हैं। अगर मान के चला जाए तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी, उसके बाद भी जाहिर है कि गुजरात में जो पकड़ है उनकी वो उनसे कोई नहीं छीन सकता। तो उस लिहाज से वो आगे भी बढ़ सकते हैं, उस लिहाज से उनका जो करियर है वो और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर आप भी इस बात को मानते होंगे कहीं ना कहीं अपने मन में कि राहुल गांधी ने अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है जिसके बारे में उन्हें याद किया जाए या फिर ये कहा जाए कि बहुत अच्छा कर गए हैं राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी जी के लिए आप कह रही है कि राहुल गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा कारनामा किया है? ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इनसे आपसे ये पूछा जाए, सभी लोगों से ये पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर इतनी बड़ी कौन से काम कर दिया जो इस देश उनको चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था, अखबार में एक लेख आया था, वो किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं ज्यादा बड़ी उड़ान नहीं भरता, जो ज्यादा बड़ी उड़ान भरता है उसका पतन हो जाता है। ये खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, तो हम इस बात को तो हम नहीं करे। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जो कच्छ जैसे इलाके में बेटा भगीरथ का काम किया, जहां पानी की कमी थी वहां पानी पहुंचा दिया उसने 24 घंटे बिजली का मेरे छोटे भाई मेरी बात सुन लीजिए, प्रावधान करवा दिया। अगर मोदी जी सुन लो ना, आप देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयला से होता है। आप कोयला घोटाला करके देश को महरूम कर दिए बिजली से। ये आपके नेताओं का काम है और मोदी ने 24 घंटे वहां बिजली दे दिया और आप कोयला घोटाला करके आप बिजली से महरूम कर दिए। क्योंकि देश के अंदर 70% जो पावर जनरेशन होता है वो कोयला से होता है। जी आप बात को मत घुमाइए। नहीं, बात को मैं नहीं घुमा रहा हूं, जो काम किए हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। पानी जहां नहीं पहुंचता था वहां नरेंद्र मोदी जी पहुंचा दिए। बिजली की कमी थी, बिजली की कमी को 24 घंटा आपूर्ति करवा रहे हैं।
आपके नेता क्या करते हैं? आप युवाओं का अपनी दिल बात का कही, धड़कन आज आप के अपनी डेट बात में करें, नरेंद्र युवाओं मोदी का दिल का धड़कन नरेंद्र मोदी है, न कि राहुल। चलिए, दिल की आप धड़कन कौन है, आप ये भी बात युवाओं के बीच जाते 2014 होंगे में तो पता होगा चल आपको जाएगी। कि युवाओं का दिल का धड़कन नरेंद्र मोदी है और लंबे समय तक वो युवा हृदय सम्राट बन करके रहेंगे। चलिए, जाहिर है कि पॉलिटिकल मटेरियल ही नहीं है, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी और की बात राहुल करें, गांधी को लेकर मटेरियल नहीं है, आप कहां तक खींच करके ले जाओगे? शिवराज सिंह जी, ये बात आप मानते हैं ना कि राहुल गांधी ने आज तक कोई बड़ा पद जो है वो नहीं ग्रहण किया है। आज तक वो सिर्फ चुनाव प्रचार करते रहे हैं और जहां पर चुनाव प्रचार उन्होंने किया है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहां पर भी बहुत ज्यादा उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया, ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं दिलवाई। और सबसे बड़ी बात कि मंत्रालय में भी उन्होंने कोई ऐसा पद नहीं संभाला जिस पद पर रहते हुए उन्होंने कुछ खास काम किया हो। आखिर ऐसा क्यों है? वो अपनी क्षमता जानते हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए पद नहीं लेते हैं। शिवराज सिंह जी, आपसे सवाल। राम सागर जी की बात पे मैं आ रहा हूं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये एक परिभाषा है कि बात को घुमाना। इन्होंने मोदी जी की बात गुजरात से चालू करी, कच्छ से बात चालू करी। कच्छ में आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। कच्छ से बात गुजरात में कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ है। अगर आप मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी की तुलना राहुल गांधी जी से मत करिए। आप जिन मुसलमानों की बात करके पर कैपिटा इनकम पूरे हिंदुस्तान में आज ज्यादा है सबसे, तो वो गुजरात में ही है। वहां के लोग ही सबसे ज्यादा सुखी हैं। नहीं, गुजरात के लोग ही हैं पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा। ठीक है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी पर आप इसकी तुलना कर ही नहीं पाओगे। लेकिन शिवराज सिंह जी, आज एक और बयान दिया है जयराम रमेश ने। उन्होंने खुद राहुल गांधी की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। जयराम रमेश ने यह कहा है, शिवराज सिंह जी, कि राहुल गांधी इस वक्त दूर की सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी का वो 2014 होना चाहिए। तो क्या युवराज की जो नीतियां हैं उन पर शक है जयराम रमेश को? नहीं, कोई शक नहीं है। वो तो एक बात जनरली बात उन्होंने कही है, राहुल गांधी सोच रखते हैं क्योंकि वो उनकी अभी वो युवा है, युवाओं की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है राम सागर सिंह जी? नहीं, उनके क्षमता पर ही सवाल उठा रहे हैं। और इन लोगों को लग रहा है कि अगर 14 में हमारी सरकार नहीं बनती है तो इनके बहुत सारे मंत्री जेल जाने के क्यू में लग जाएंगे। इसलिए लोगों को लग रहा है कि किसी तरीके से 14 में आओ, नहीं तो फिर आगे तो बहुत दिक्कत होने जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर तौर पर इस वक्त जयराम रमेश ने जी कांग्रेस जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप शिवराज सिंह? मैं राम सागर जी से कहना चाह रहा था कि ये जेल की बात करते हैं, अगर ईमानदारी की बात भी करिए ना आप। अगर ईमानदारी की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ईमानदारी की बात करती है। अब पार्टी पूरा भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गया है और ईमानदारी की बात कर रहे हो। पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी दिख रही है देश की जनता को। अभी आप कह रहे थे और आप ईमानदारी की बात कर रहे हो। ये दोहरा नहीं चलेगा ना। देश की जनता सारे चीजों को देख रही है। नहीं, आप नरेंद्र डिपार्टमेंट का आप नाम लो और मैं उस डिपार्टमेंट का घोटाले का चर्चा करूंगा। चलिए, राम सागर सिंह जी, ठीक है, कांग्रेस से तमाम सवाल बनते हैं। मैं आपके पास आऊंगी शिवराज सिंह जी, लेकिन राम सागर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जयराम रमेश ने यह कहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो हाथी की तरह है और बीजेपी सियार की तरह है। हाथी है यानी कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व है, आजादी के पहले से है, और एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा यहां पर राज किया है। तो कांग्रेस पार्टी को मिटाने की कोई सोच भी नहीं सकता। और कभी ना कभी किसी ना किसी तौर पर जनता के दिलों में वो जगह बना ही लेगी। जो सोचने वाली बात है वो बीजेपी के लिए, क्योंकि कहीं बहुत कम मौके मिले हैं बीजेपी को। नहीं, बहुत कम मौके में बहुत अच्छा काम करके बीजेपी ने लोगों के दिल पर राज कर लिया। और ये बहुत लंबे समय राज कर करके भी लोगों के बीच में समाज में डिवीजन करवाए। सोसाइटी में डिवीजन ही इनका आधार रहा है और वो 1947 से पहले से भी रहा है और अब भी इनका यही है। देश को जातीय आधार में बांटे, जातीय गुटों में बांटे और सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने का इन्होंने काम किया है। सांप्रदायिकता को फैलाने का काम किया है कांग्रेस। राम सागर जी, अब आपने बात कह ली। अगर सांप्रदायिकता की बात आती है, अगर जातिवाद की बात आती है, धर्म को बांटने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है।
कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके नेहरू जी संगम में स्नान करके, खुला बदन स्नान करके आपके नेहरू जी ने जनेऊ पहन करके फोटो खिंचवाया और देश में ये फैलाया कि मैं ब्राह्मण हूं। ये जातिवादी प्रवृत्ति नेहरू का था। तो जातिवाद को भी नेहरू ने फैलाया देश के अंदर, और सांप्रदायिकता भी कांग्रेस का रहा आधार। सांप्रदायिक आधार पर, चूंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मुस्लिम लीग ये मान करके चल रहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू पार्टी ही कहा करते थे मुस्लिम लीग। तो देश में जातीयता और सांप्रदायिकता दोनों फैलाने का आपके ऊपर आरोप है, आपके पार्टी के ऊपर। और मैं एग्जाम्पल के साथ सारे बातों को मैं एग्जाम्पल से प्रूफ करूंगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिवराज सिंह जी। बातों को घुमा के बात मत करिए, पूरा देश जानता है। आप अपनी सच्चाई बतकर दिखाइए। सांप्रदायिकता की बात, जाति पात की बात, हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन की बात अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस का ये कल्चर नहीं है। आप ये जीता जागता जागरण है। आपके मोदी जी की आप बात कर रहे हो, गुजरात में गोधरा कांड हुआ, मुसलमानों के संग अत्याचार आप लोगों ने की। आप ठीक है, अब ये बात भटक रही है, मुद्दा भटक रहे हैं हम, शिवराज सिंह जी, आज जयराम रमेश ने कहा है, जो तमाम बातों पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और एक सेकंड, हजारों सिखों को आपने मरवा दिया। वो दंगा नहीं, गुजरात का दंगा, जो बयान, मुरादाबाद का दंगा नहीं, गुजरात का दंगा, भागलपुर का दंगा नहीं, गुजरात का दंगा। गुजरात दंगों आप कितने एग्जाम्पल लोगे? नहीं, आपके प्रधानमंत्री राजीव जी भागलपुर गए थे दंगा बचाने के लिए, महीनों दंगा होते रहा। और आपके चलिए हम लोग दंगों पर बात करने के लिए दिल्ली में आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े पेड़ गिरते हैं तो हिलते हैं। हम लोग दंगों पर बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं अगली राजनीति की, जो कि 2014 के चुनावों से पहले हो रही है। आखिर क्या ऐसी वजह हो गई, आखिर क्या जरूरत पड़ गई शिवराज सिंह जी कि आज जयराम रमेश ने यहां तक कह दिया कि हाथी के जैसी है कांग्रेस पार्टी और सियासत से तुलना कर दी है बीजेपी की? आखिर इस तरह के लफ्ज का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि ये सवाल आप पर उठते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर उठते रहे, और कहा जा रहा है कि आजकल बौखलाहट में बड़ी सारी ऐसी बातें कर रही है कांग्रेस पार्टी जो कि मर्यादा से हटके है। नहीं, मर्यादा की बात नहीं है। जयराम रमेश जी ने कहा कि कांग्रेस हाथी है, तो सच्चाई है। हम छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। आज छोटे मोटे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी, एक छोटे से प्रांत के एक मुख्यमंत्री जो एक नाम मात्र जहां के लोकसभा सांसद चुनकर आते हैं, वहां के एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री इस देश का नेतृत्व करेगा, ये उन्होंने बात कही है। कांग्रेस बहुत विराट पार्टी है, ये पूरे बात कही है। असल दिक्कत क्या है कि नरेंद्र मोदी शेर दिखता है और राहुल जी आप उसके सामने मेमना दिख रहे हैं, आपके लीडर। ये देश की जनता को यही दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी शेर है और आपके नेता मेमना दिखते हैं, इसलिए लोग लाइक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। 2014 में आपको पता लगा, वो 2014 में अभी से पता है, अभी से आपको पता है कि क्या होने जा रहा है? नहीं, कोई क्या पता है? ऐसा कुछ नहीं है राम सागर जी, आपको पता नहीं है। आप जिस आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे हो उस आधार को ही देश की जनता खत्म करने जा रही है। आप सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हो और देश में भ्रष्टाचार को फैलाते हो, आप उसके साये में लिपट कर करके देश को लूट रहे हो। इसलिए गोवा की जनता ने, मैं वहां 7 सीट दिया क्रिश्चियन को और वो 7 सीट जिता दिया मुझे, और गोवा में हमारी सरकार बनी क्रिश्चियन के मदद से। मुजफ्फरनगर में कांड हुआ है, इसलिए आपका वो कार्ड भी समाप्त होने जा रहा है देश के अंदर से। आपका सांप्रदायिक कार्ड भी गया देश के अंदर। अब उससे भी आप फायदा नहीं उठा पाओगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व कि सांप्रदायिक कार्ड हो, अल्पसंख्यक राहुल कार्ड गांधी हो, जी के या फिर नेतृत्व कोई में और कार्ड कांग्रेस हो, बहुत उसे सर्वाइव खेलने में करेगी न देश के बीजेपी अंदर। पीछे है न कांग्रेस पार्टी पीछे है, और ये दोनों ही पार्टियां इस वक्त वोट बैंक की सियासत कर रही हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति इस देश का मुकद्दर नहीं लिख सकता। इस देश का मुकद्दर लिखने के लिए सभी नेताओं को एक साथ इकट्ठा होना होगा, एक साथ खड़ा होना होगा, और ये बात देश की जनता
जानती है 2014 में इसका जवाब भी मिलेगा। जाहिर है कि आखिरी फैसला जनता के हाथ में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया रामसागर सिंह जी आपका, और शिवराज सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।